हेलो स्टूडेंट्स। चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, जो कुछ भी है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉपिक क्या है उस पर हम लोग फोकस करेंगे और पढ़ाई क्या है उस पर फोकस करते हैं। मेरा टारगेट है सिर्फ स्टडी से रिलेटेड बातें करना, कॉमेडी इंटरटेनमेंट ज़्यादा नहीं करने का, सिर्फ पढ़ाई की बातें करने का, है ना। चलिए, टॉपिक क्या है? मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। टॉपिक क्या है? मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, अरे मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल तो ठीक है, लेकिन कौन से फील्ड में? सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में। अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो क्या है? मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड ओनली। ठीक है, जैसे चेक पे रहता है ना, 5000 ओनली, 6000 ओनली, 10,000 ₹5 ओनली, वैसे ही यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का हम स्टडी करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल का मोशन पे क्या असर पड़ता है ना। मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल पर क्या असर पड़ता है वो पढ़ना है, हमारा टॉपिक वही है ना। मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड हमने दे रखा है, ये अभी हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं यूनिफॉर्म है। दिस मैग्नेटिक फील्ड इज uniform. Uniform means its magnitude is constant, its direction is constant. Okay, because magnetic field is a vector quantity, it has both magnitude as well as direction. जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, दोनों के दोनों चीजें कांस्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ देखिए, जो मैंने डायग्राम में बताया है, ये इनटू द प्लेन किया है हमने। इसे मैं आउट ऑफ प्लेन भी कर सकता था, इसे मैं आउट ऑफ प्लेन भी कर सकता था। सिंपल केस के लिए मैंने क्या कर दिया? इनटू द प्लेन रखा, चार्ज को हमने पॉजिटिव कर दिया। ठीक है, आप खुद घर पे जा करके सेल्फ स्टडी करोगे और सोचोगे कि अगर हमने आउट ऑफ प्लेन कर दिया, अगर हमने इसको आउट ऑफ प्लेन कर दिया और चार्ज को निगेटिव कर दिया तो क्या कहानी होगी। तो वो तो हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये समझिए कि ये इनटू द प्लेन है। यहाँ पे जो हमने मैग्नेटिक फील्ड रखा है ये इनटू द प्लेन है, कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड है। तो यहाँ पे जो फोर्स हमने रखा है ये क्या है? फोर्स कैसे काम करेगा, कैसे एक फोर्स यहाँ पे सर्कुलर मोशन में चार्ज पार्टिकल को मजबूर कर देता है मूव करने के लिए, वो हम लोग स्टडी करेंगे अभी। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं? मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड की बी है, डायरेक्शन इनटू द प्लेन है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है, चलिए क्या है? चार्ज पार्टिकल मूविंग परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। क्या है? चार्ज पार्टिकल मूविंग परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। पहला केस हम लोग स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, इट इज आवर फर्स्ट केस। व्हेन ए चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, when a charge particle is projected with uniform speed in perpendicular direction to the magnetic field, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक यूनिफॉर्म स्पीड से अगर हम प्रोजेक्ट करते हैं तो कहानी क्या होता है वो हमें अभी स्टडी करनी है, वो अभी हमें जानना है। ठीक है, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड में पहला टॉपिक, चार्ज पार्टिकल मूविंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो यहां देखिए क्या कहानी हो रहा है। यहां मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है और अगर हमने अपर डायरेक्शन में वेलोसिटी प्रोजेक्ट किया तो v क्रॉस b किधर दिखा रहा है भाई? v क्रॉस b टुवर्ड्स द सेंटर दिखा रहा है। अगर मैंने इसको सेंटर बना दिया, इस सर्कुलर पाथ का सेंटर बना के रखा हुआ है, तो ये पाथ क्या v क्रॉस b मारेगा सेंटर की तरफ। यहां चलते हैं v क्रॉस b, फिर सेंटर की तरफ यहां चलिए तो क्या होगा? v क्रॉस b यहां देखिए v क्रॉस b, मतलब ये देखिए कि हर बार v क्रॉस b डालने से फोर्स की डायरेक्शन इस सेंटर की तरफ आ रहा है। बार बार हर जगह पे, हर एक सिचुएशन में। यहाँ पे देखिए कि जब हमने किसी पार्टिकल को यूनिफॉर्म स्पीड से प्रोजेक्ट किया है परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर हमने v स्पीड से, u स्पीड से, एक यूनिफॉर्म स्पीड से अगर हमने प्रोजेक्ट किया है तो बार बार देखिएगा फोर्स की डायरेक्शन सेंटर की तरफ आती है। वो फोर्स की डायरेक्शन किधर आती है भाई? सेंटर की तरफ आती है। वो फोर्स जो सेंटर की तरफ डायरेक्शन दिखाए उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स मींस फोर्स सीकिंग सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल। ठीक है, ऐसा फोर्स जो सेंटर को सीक करे उसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो ये फोर्स सेंटर को सीक कर रहा है, सेंटर को पकड़ रहा है, सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है, ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर। ए फोर्स व्हिच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। जो फोर्स सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है, सेंटर की तरफ डायरेक्टेड हो रहा है, उसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स अरेंज कैसे हो रहा है? वो कब अरेंज होता है? जब ऑब्जर्वर इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लोकेटेड होता,
लेकिन ऑब्जर्वर इसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर बैठा हो, यहाँ मैंने एक चीज नहीं बताया आपको कि ये एक चार्ज पार्टिकल है Q, यही चार्ज पार्टिकल यहाँ भी जा रहा है, इसकी कुछ ना कुछ मास भी है, याद रखिएगा इसकी कुछ ना कुछ मास भी है, ठीक है, इसकी कुछ ना कुछ मास भी होती है। तो एक चार्ज पार्टिकल का चार्ज बाय मास को स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं, ठीक है जी, इसको क्या बोलते हैं भाई, चार्ज बाय मास को हम स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं। तो ये स्पेसिफिक चार्ज क्यों कहलाता है, ये एक रेशियो है, इट इज जस्ट अ रेशियो विच डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द पार्टिकल, मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल, इसीलिए स्पेसिफिक चार्ज कहा गया है, सिंपल चार्ज नहीं कहा गया है। ये स्पेसिफिक चार्ज इसीलिए है बिकॉज दिस इज अ रेशियो एंड इट डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल, ये चार्ज पार्टिकल के मास के ऊपर डिपेंड करता है, इसीलिए इसे हम स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं, ठीक है, चलिए अच्छी बात है। तो यहां मैंने आपको बता दिया कि बार बार V क्रॉस B डालने से, बार बार V क्रॉस B डालने से क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है, V क्रॉस B डालने से फोर्स किधर हो रहा है, सेंटर की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पर एक बात आप गौर से देखना कि फोर्स वेक्टर का एंड वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। इट मींस वर्क डन बाय फोर्स इज इक्वल टू 0, इट मींस पावर डिलीवर्ड बाय द चार्ज पार्टिकल इज आल्सो इक्वल टू 0, वर्क 0 मतलब पावर 0, ठीक है, वर्क भी 0 पावर भी 0, चलिए ठीक है, वर्क भी 0 पावर भी 0 है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वर्क ही कुछ नहीं हो रहा है, वर्क ही कुछ नहीं हो रहा है, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 0, इट मींस काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, और मास कांस्टेंट है, इसका मतलब स्पीड भी कांस्टेंट है, चलिए स्पीड कांस्टेंट है, ये भी हम जान गए, चलिए ठीक है। तब यहाँ पर ये फोर्स का क्या काम, जबकि फोर्स को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेटेड फोर्स को क्या बोलते हैं, कैसे हम फॉर्मूला लिखते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन आता कैसे है, जब ये स्पीड हमने कुछ ना कुछ दे दिया, यूनिफॉर्म स्पीड दे दिया, तो यूनिफॉर्म स्पीड तो दे दिया, लेकिन स्पीड की डायरेक्शन क्या हो रही है, बदल रही है, स्पीड डायरेक्शन बदल, मतलब पार्टिकल की डायरेक्शन हर वक्त बदल रही है, हर वक्त बदल रही है, हर वक्त बदल रही है। तो हर वक्त जब बदल रही है, जैसे समय, हर चीज हर वक्त बदलते रहता है, समय एक जैसा नहीं होता, ठीक है, हर दिन ना हो तो एक समाना है ना, तो एक दिन जैसा अगर समय नहीं रहता, हर चीज बदलते रहता है सिस्टम, फिर पूरे यूनिवर्स में, उसी तरह से स्पीड भी यहाँ बदल रहा है, स्पीड की डायरेक्शन सिर्फ बदल रही है, स्पीड नहीं बदल रहा है, स्पीड की डायरेक्शन बदल रही है। स्पीड के डायरेक्शन बदलने से वेलोसिटी में चेंज आता है, वेलोसिटी में चेंज आने की वजह से, समय के साथ वेलोसिटी में चेंज आने की वजह से इस पार्टिकल में एक्सेलरेशन होता है, इसीलिए यहाँ पे नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर आता है, और यही फोर्स नॉन यूनिफॉर्म है, यहाँ एक्सेलरेशन भी नॉन यूनिफॉर्म और फोर्स भी नॉन यूनिफॉर्म, लेकिन इसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्यों कहते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है, इसीलिए हम इसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म स्पीड होने की वजह से यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। सेंटर की तरफ फोर्स दिखा रहा है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पर फोर्स का क्या काम, तो 8-9 के स्टूडेंट को ही पता है कि फोर्स के बहुत सारे काम है। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी, फोर्स क्या होता है कि कोई बॉडी का डायरेक्शन बदल सकता है, यहाँ पे यही काम कर रहा है फोर्स का भी। यहाँ पर क्या है, एक्सेलरेट करना तो है ही, कौन सी तरह से एक्सेलरेट कर रहा है, कैसे एक्सेलरेट कर रहा है, डायरेक्शन ही चेंज कर दे रहा है, डायरेक्शन चेंज करके क्या कर रहा है, ये वेलोसिटी को चेंज कर रहा है समय के साथ, मतलब इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है। तो फोर्स का यहाँ पर मेन काम क्या है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द फोर्स हियर, इट इज द मेन फंक्शन ऑफ द फोर्स टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल का कॉन्स्टेंटली डायरेक्शन चेंज करना, डायरेक्शन चेंज करते 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 सर्कुलर पाथ में मूव करवाने के लिए मजबूर कर देता है। एक ही चीज मजबूर कर देता है, वो है कौन सा फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। ये मैग्नेटिक फोर्स ही यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है, यही सेंट्रीपिटल फोर्स बन गया यहाँ पर, ठीक है, यही सेंट्रीपिटल फोर्स है। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स की बात हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक ही चार्ज बॉडी है और वो मैग्नेटिक फील्ड में हमने प्लेस करके रखा हुआ है, और ये फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स है। ये फोर्स सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे डायरेक्शन बदल रहा है, कॉन्स्टेंटली डायरेक्शन बदल रहा है, कॉन्स्टेंटली डायरेक्शन बदल रहा है, इतना डायरेक्शन बदल रहा है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मजबूर कर दे रहा है पार्टिकल को मूव करने के लिए, यही फोर्स है। तो फोर्स का मेन काम यहाँ पर डायरेक्शन बदलना होता है, चार्ज पार्टिकल का डायरेक्शन बदल देना होता है, ठीक है। इतना मैंने आपको बता दिया, चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स QVB, सेंट्रीपिटल फोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। यहाँ पे आप मैग्नेटिक फोर्स भी कह सकते हो, मैग्नेटिक फोर्स इज सेम एज द सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्यों है भाई, तो एक्चुअली है वो मैग्नेटिक फोर्स,
लेकिन वो मैग्नेटिक फोर्स सेंटर सीख कर रहा है, सेंटर खोज रहा है। सेंटर खोजने की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स का QVV इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर। और सेंट्रीपिटल फोर्स, सर्कुलर फोर्स में जानते ही हो कि एक फोर्स आता है mv स्क्वायर बाय आर। ये इसके तीन फॉर्मूले हमने सर्कुलर मोशन में बता चुके हैं, आप वहां देख लेना, समझ लेना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, एक ये भी फॉर्मूला हमने बताया था, m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ये भी बताया था, ये फॉर्मूला है ये, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमने इतना बताया, QVV mv स्क्वायर बाय आर, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर m यहाँ से भी कैंसिल हो जा रहा है, तो आर रेडियस की हम बात करें, जिस सर्कुलर पाथ में चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है उसकी कुछ ना कुछ रेडियस भी होगी, दैट रेडियस इज इक्वल टू mv बाई QV। और कोई बच्चा भी कह देगा कि मास इनटू स्पीड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का यहाँ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, इसीलिए को लीनियर मोमेंटम नहीं कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कह सकते हैं, mv बाई QV। तो यहाँ क्यूब m बाई क्यू तो हमने लिखा, तो यहाँ पर Q बाई m भी लिख सकते थे ना। यहाँ पर m को नीचे अगर कर दिया तो क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन Q बाई m। तो Q बाई m क्या है? स्पेसिफिक चार्ज ऑफ द चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल का स्पेसिफिक चार्ज है, 1 अपॉन Q बाई m, v बाई b, ये रेशियो है। अगर ये रेशियो कांस्टेंट आ जा रहा है मतलब रेडियस भी हमारा कांस्टेंट आ जा रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड हमें यूनिफॉर्म दे रखा है भाई, स्पीड भी यूनिफॉर्म है, इट मींस रेडियस इज कांस्टेंट। रेडियस क्या है? कांस्टेंट है। अगर ये दोनों कांस्टेंट है तो कहानी ऐसा ही बन रहा है, एक चार्ज पार्टिकल में ऐसा हो रहा है। लेकिन यहां पर देखिए कि हमने यहाँ पे लीनियर मोमेंटम बाय चार्ज इनटू मैग्नेटिक फील्ड लिखा, तो 2mk लिखा, वेयर m इज द मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल, k इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। तो रूट अंडर 2mk इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम ऑफ द चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम इतना है 2mk, ठीक है, 2mk। तो इससे याद रहेगा, अगर याद नहीं हो तो रूट अंडर 2 और इसके बाद मेरा नाम याद रख लेना, मुकेश कुमार, है ना। रूट अंडर 2mk याद हो जाएगा, ठीक है। स्मॉल m कैपिटल K मींस काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो याद आपको हो जाएगा mv 2mk, है ना, रूट अंडर, ठीक है। चलिए, किसी का नाम मनोज होगा तो अपना भी मनोज नाम लेकर, महेश होगा तो महेश भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रूट अंडर mk बाई QV। तो इस तरह से हम लोग समझे कि इतने सारे फॉर्मूले हैं, रेडियस फाइंड करना, ये भी फाइंड कर सकते हैं, लीनियर मोमेंटम फाइंड करना हो तो रेडियस दिया हुआ चार्ज देगा, मैग्नेटिक फील्ड देगा, वही फाइंड कर सकते हो। स्पीड देना हो, स्पीड फाइंड करना है तो क्या करोगे? यहाँ पे चार्ज इंटू मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बाय मास कर दोगे तो स्पीड फाइंड हो जाएगा। तो बहुत सारी चीजें आपको फाइंड हो जाएगी। वेरिएबल कितने हैं वो देखिए, 2 2 4 1 5 वेरिएबल, इसमें 4 वेरिएबल आपको दिए रहेंगे और 5वां आपको फाइंड करना होगा, या स्पेसिफिक चार्ज दिया होगा, रेडियस दिया होगा, तो आप ये रेशियो ही फाइंड कर सकते हो। बहुत सारी चीजें आपको फाइंड करना होता है, उसे हम न्यूमेरिकल कहते हैं। न्यूमेरिकल में इन्हीं सब चीजों का यूज होता है, ठीक है। चलिए, जो मैंने बताया आपको कि यहाँ पर QVV लिखा हमने, QVV हमने लिखा, ये मैंने बताया m ओमेगा स्क्वायर बाय r इंटू आर लिखा हुआ है। तो एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा था कि रेडियस, और स्टडी करते हैं, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। यहाँ जो हमने बताया है क्लियर कट, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड इफ एंड ओनली इफ b इज कांस्टेंट। b क्या है? कांस्टेंट है। तब अगर देखिए, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड इफ एंड ओनली इफ v इज कांस्टेंट। बात को समझिए कि अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो रेडियस स्पीड के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड अगर हमने कांस्टेंट रखा है, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का रखा है, तो जिस पार्टिकल की जितनी ज्यादा स्पीड होगी उसका उतना ही ज्यादा रेडियस होगा। इस केस को भी आप लोग समझिए। दूसरा केस, अगर हमने स्पीड कांस्टेंट रख दिया मतलब रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे देखिए, रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर स्पीड कांस्टेंट है, मान लो कि चार्ज पार्टिकल का स्पीड हमने रख दिया 10 मीटर पर सेकेंड, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है। तो 2 मैग्नेटिक फील्ड में देता हूं, ये देता हूं 3 टेस्ला और ये देता हूं 9 टेस्ला, ठीक है। तो 3 टेस्ला 9 टेस्ला में ज्यादा रेडियस किसकी होगी? कौन से मैग्नेटिक फील्ड में होगा? तो 3 टेस्ला में होगा। क्यों होगा भाई? बिकॉज रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। पहले वाले केस में क्या था? अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, 2 टेस्ला हमने दे रखा है मैग्नेटिक फील्ड, तो अगर एक चार्ज पार्टिकल का, एक उसी चार्ज पार्टिकल का 10 मीटर पर सेकेंड हो, उसी चार्ज पार्टिकल का अगर 20 मीटर पर सेकेंड हो,
ठीक है। तो 20 मीटर पर सेकेंड में ज्यादा रेडियस होगा, 10 मीटर पर सेकेंड में कम रेडियस होगा। न्यूमेरिकल मैंने इसलिए आपको समझाया है विथ न्यूमेरिकल, है ना, कि समझ में आसानी से आपको आ जाए। इन दोनों को मिला के देखेंगे तो ऐसी कहानी है, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखो, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड एंड स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू linear momentum and linear momentum is directly proportional to root under of the kinetic energy of the charged particle। यहाँ पे इस रेशियो को आप लोग याद रखिएगा, और आसान है याद रखना क्योंकि सब एक दूसरे के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रेडियस वेलोसिटी स्पीड के ऊपर, स्पीड लीनियर मोमेंटम के ऊपर, और लीनियर मोमेंटम अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा तो आपको मैकेनिक्स में भी काम आएगा। ये चीजें आपको मैकेनिक्स में भी काम आएगा, जिसको हम लोग सर्कुलर मोशन कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे आता है वो आपने देखा, नया टाइप का फोर्स नहीं है, ये नए टाइप का फोर्स नहीं है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स हमने यहाँ ले लिया सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये क्यूबी क्या है, मैग्नेटिक फोर्स है। मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे इसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं तो कौन सा जुल्म हो गया, ठीक है ना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ हमने इसको मैग्नेटिक फोर्स को ही अगर हमने सेंट्रीपिटल फोर्स बोल दिया तो गलत तो नहीं है ना। तो यहाँ पर ये सेंट्रीपिटल फोर्स, ये मैग्नेटिक फोर्स, दोनों बराबर, तो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है चार्ज पार्टिकल, ठीक है। तो इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछेंगे। तो यहाँ देखिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जैसे हम इस सर्कुलर मोशन में जो साइक्लोट्रॉन होता है ना, साइक्लोट्रॉन का बहुत सारे जगहों पे यूज होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में बहुत ज्यादा यूज होता है। ऐसा नहीं कि हम लोग ऐसे ही पढ़ रहे हैं, इसका एप्लीकेशन है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, इसीलिए इतना माथापची कर रहे हैं, इसीलिए इतना रिसर्च कर रहे हैं, इतना पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो साइक्लोट्रॉन में होता है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ओमेगा होता है, दैट इज इक्वल टू वी बाई आर। अरे भाई ओमेगा स्क्वायर यहां से भी आप लिख सकते हो, आर सार कैंसिल हो गया, ठीक है। तो एम वी ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, सॉरी यहां से ये इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी या गायरो फ्रीक्वेंसी जो भी है वो v बाई आर है, स्पीड बाय रेडियस। स्पीड बाय रेडियस को एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, दैट इज इक्वल टू चार्ज इनटू मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बाय मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल। ये रेशियो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहलाता है। ये रेशियो क्या कहलाता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। याद रखिएगा ये स्पेसिफिक चार्ज, ये क्या होता है, स्पेसिफिक चार्ज इनटू मैग्नेटिक फील्ड। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल हमने फिक्स करके रखा हुआ है, फिक्स करके दे रखा है, मतलब हमने उसका चार्ज और मास, चार्ज बाय मास, स्पेसिफिक चार्ज को कांस्टेंट रखा है। अगर स्पेसिफिक चार्ज कांस्टेंट है, इट मींस एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड इन विच द चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, ठीक है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, जिस मैग्नेटिक फील्ड में हमने उसको प्रोजेक्ट करके रखा हुआ है। दूसरा चीज, अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड को ही कांस्टेंट रख दिया तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी स्पेसिफिक चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस तरह से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। अगर मास कांस्टेंट है तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंड कर रहा है। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, समझ सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक चीजें जानना जरूरी है, ठीक है, बेसिक चीजें जानना जरूरी है। तो मैंने आपको बताया टॉपिक क्या था, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म। हियर द मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म, सो आवर फर्स्ट केस इज चार्ज पार्टिकल इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। सी हियर, यहाँ देखिए कि अगर हमने इस डायग्राम में इनटू द प्लेन बताया, अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड को आउट ऑफ प्लेन बता दिया, ठीक है, चार्ज पार्टिकल को निगेटिव बता दिया, तो क्या होगा, आउट ऑफ प्लेन वेलोसिटी क्या वैसा ही, और निगेटिव चार्ज पार्टिकल तो क्या होगा भाई, v क्रॉस b आउटवर्ड में आएगा। दूसरा केस मैं स्टडी कर रहा हूँ, पहला वाला केस नहीं, पहले वाले केस को मैं स्टडी करके बता चुका हूँ आपको कि इनटू द प्लेन है, स्पीड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, आपको क्लियर कट दिख रहा है। फोर्स जो है उन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर में है जिस प्लेन में स्पीड एंड मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, ठीक है। तो v क्रॉस b हमने लिखा है, टुवर्ड्स सेंटर दे रखा है, ठीक है। चलिए वो भी बात सही समझ में आ रहा है, लेकिन सवाल ये है कि अगर हमने आउट ऑफ प्लेन रख दिया, इस मैग्नेटिक फील्ड को आउट ऑफ प्लेन कर दिया तो क्या होगा। अगर आउट ऑफ प्लेन है तो देखिए v क्रॉस b आउट ऑफ प्लेन है, v क्रॉस b आउटवर्ड में आया था, लेकिन चार्ज निगेटिव आ जाएगा तो फिर अट्रैक्टिव आ जाएगा। बात को समझिए, इसी चीज को थोड़ा सा आप लोग घर पे भी सोचोगे तो समझ में आ जाएगा। सब कहानी उल्टा कर दो। कहानी क्या, मैग्नेटिक फील्ड को 180 डिग्री पे ले जाओ, स्पीड वही रहने दो, फोर्स पे देखो क्या असर पड़ता है। सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को 180 डिग्री ले जाओ, चार्ज को निगेटिव कर दो, तो कहानी क्या होगा। एक स्पेशल केस
दूसरा दूसरा स्पेशल केस, हमने इधर परपेंडिकुलर दिखाया था, नीचे की ओर दिखा सकते हो। अभी मैंने कौन सा डायरेक्शन दिया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, आप क्लॉकवाइज में मूव करवा सकते हो। बहुत सारे केसेस को एनालाइज करके आप सोच सकते हो, एग्जामिनेशन में पूछेगा तो आपको तैयार रहना पड़ेगा। आप पहले से तैयार रहोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। इसीलिए घर पे सेल्फ स्टडी करना जरूरी है, सोचिए। ओके।